जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ेंगे ये कहाँ पे गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। सो जब अभी ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में रुका हुआ है, और जैसे इसको छोड़ेंगे ये मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो आप देखोगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो 1 सेकेंड पहले यहाँ पे थी, 1 सेकेंड बाद नीचे आ गई, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जी से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर का क्या नाम है? हिंदी में से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, और इंग्लिश में ग्रेविटेशन। तो देखो, ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन हिंदी में गुरुत्वाकर्षण है क्या? ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? सिंपल सा, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, ये दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, उससे मतलब यही होता है इसका सिंबल सा, ग्रेविटेशन। इसकी देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास ये दो पिंड है, पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास हमने कैपिटल एम लिख लिया, छोटे ऑब्जेक्ट का जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने स्मॉल एम लिख लिया। इनके सेंटर की दूरी, डिस्टेंस, मतलब जो इनका सेंटर है उसका डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है, डी। क्या है? डी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको मालूम चल गया, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सिंपल सा। अब एक ऑब्जेक्ट ये ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दूसरा वाला ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉ आ जाता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। होता क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि भाई आप देख लो, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है, दी हुई है। तो आपको क्या बताना होगा, सिंपल सा है क्या ये, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force of attraction means gravitational force. force of attraction का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। the force of attraction is directly proportional
to the product of their masses, product of their masses, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के, उनके मल्टीप्लिकेशन के। सिंपल सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, सिंपल सा मल्टीप्लाई के, है ना। एंड inversely proportional to the square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। तो आपको याद रखना है कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट की, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस के प्रोडक्ट के, मतलब m मल्टीप्लाई स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। फर्स्ट स्टेटमेंट से ये मिलता है हमें। फर्स्ट क्या है हमारे पास, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमें क्या मिलता है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों पिंडों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है उसकी वर्ग यानी कि उसकी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो भी उनकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो सेकंड हमें क्या मिल जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/d², ये आपका सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², सिंपल सा। अब जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हो। यहाँ पे कौन सा फोर्स हमारे पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, कैपिटल G, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G हो गया, साथ में वही कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन d²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, इस G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको जब हम इसका सॉल्व करेंगे, मतलब ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन वेव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो या ग्रेविटेशन लिख लो, ये फिक्स रहता है, ये कभी भी कहीं पे चेंज नहीं होता। इस यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। हर ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा वो यही रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस ऑल्सो। इनकी इंपॉर्टेंस भी आती है। तो इंपॉर्टेंस में आपको क्या याद रखना है कि भाई जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसके, ये वो फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है, हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है, हमें जमीन से बांध कर रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका कि भाई इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मतलब रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। सेम थर्ड इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो सन के चारों तरफ चक्कर इसी फोर्स की वजह से लगाते हैं।
रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वो भी इसी की वजह से होता है। और थर्ड, टाइड्स। आपने देखा होगा जो समुद्र होता है, ओशन होता है, उसमें टाइड्स आते रहते हैं, लहरें आती रहती है, ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो ये ज्वार भाटा, ये जो टाइड्स है, वो किसकी वजह से आता है? ये भी आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके थ्रू? ये सन और मून के थ्रू। मान लो हमारे अर्थ की सरफेस पे वाटर है, अर्थ की सरफेस पे ये क्या है? वाटर है। एक मतलब जानते हो मून है, देन हमारे पास सन है। ये हमारा मून है और ये क्या है? सन। जब कभी ऐसी पोजीशन बनती है कि अर्थ के ऊपर मून और मून के ऊपर सन आ जाए, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का मिलाकर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाटर को क्या करेगा? ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन ज़्यादा ऊपर तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये आपका स्काई में चला जाए। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पास है हमारे अर्थ के। नियर किसके है? अर्थ के। ऊपर जाएगा बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसा बार बार होता रहता है, तो पानी में लहरें आती रहती है ना। तो इसे हम कहते हैं टाइड्स। किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। सिंपल सा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, उसकी वजह से ये आता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो सिंपल सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए। तो देखो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, और ग्रेविटेशन के बारे में आपको मालूम चल गया। एक कांस्टेंट लिखा था अभी हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम जी कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो यूनिट आई है, ये यूनिट कैसे आई? ये यूनिट कहाँ से आई? हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही क्यों यूज़ करा? तो सिंपल, आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। ये डी स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इक्वल टू जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम। क्लियर है? अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम। देखिए, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे एसआई यूनिट। बताना सबसे पहले फोर्स, यहाँ पे क्या दे रखा है? फोर्स। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फिर हमारे पास डी, डी से डिस्प्लेसमेंट, डी इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, स्मॉल एम। और थर्ड है हमारे पास मास। क्या? मास, चाहे कैपिटल एम बोल लो या स्मॉल एम बोल लो। इनके सही यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, केजी। अब यहाँ पे पुट करके देखो वैल्यू को। अगर फोर्स की ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन। एन लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, उसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। बट यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो आप देखोगे यहाँ से आपको क्या मिल गया? जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
तो अभी तो यूनिट आ गई हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब जब ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये एसआई यूनिट आई। समझ में आ गया सबको? इजी था। चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको देखो, सब जैसे हमें अर्थ अट्रैक्ट करती है। हमें कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ। क्योंकि अर्थ और हमारे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। देखो अर्थ भी ऑब्जेक्ट है, हम भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम भी अर्थ को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अर्थ। ऐसा नहीं कि एक पर्सन अर्थ को अपनी ओर खींच लेगा, नहीं, अर्थ उस पर्सन को खींच रही है ना। तो अभी हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ेंगे, ये कहाँ पे गिरता है? नीचे की तरफ गिरता है। सो जब अभी ये क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में रुका हुआ है, और जैसे इसको छोड़ेंगे ये मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो आप देखोगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो 1 सेकेंड पहले यहाँ पे थी, 1 सेकेंड बाद नीचे आ गई, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जी से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये जो त्वरण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटेशन की वजह से। तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ए से हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? त्वरण भी कहते हैं हिंदी में। और जी से क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, बट इसका ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, सिंपल सा। तो आपने एक देखो, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऊपर से कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो इसके बीच में क्या होती है? एक हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होगी ना। इतनी ऊंचाई से गिरा, इतने ऊपर से गिरा, इतनी हाइट से गिरा, तो हाइट हो गई, ठीक है। आपने देखा है, हमने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, मतलब मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमें याद रखना, जहाँ पे हमारे पास a था वहाँ लगाएंगे g, और जहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s था वहाँ लगाएंगे h, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये ऊपर से नीचे हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि जो हमारे पास विस्थापन है उसको s से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड फॉर्मूला बनेगा s इक्वल टू, s की जगह पे क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। क्या लिखेंगे? h, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। कंपैरिजन करो, जहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट था वहां पे हमने एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट लगा दिया। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, उसमें फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको समझ में आया ना। ये एक कंडीशन होती है फ्री फॉल, एक कंडीशन होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उस स्टेट को हम कहते हैं फ्री फॉल। देखिए, पहली कंडीशन में मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, इसको मैं जस्ट छोड़ रहा हूं, तो ये नीचे किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ।
देखिए इसको छोटा और नीचे अपने आप ही गिर रहा है, इससे अपनी किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई दूसरा बाहरी बल नहीं है। तो इस स्टेट को कहेंगे हम फ्री फॉल। क्या कहते हैं, फ्री फॉल। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल स्टेट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है और उसके गिरने का कारण सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पतन। समझ में आया, हिंदी में मुक्त पतन और इंग्लिश में फ्री फॉल। अब दूसरा केस देखिए, अगर मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं तो यहाँ पे देखो, मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है हमारा मस्कुलर फोर्स। तो क्या ये स्टेट हमारा फ्री फॉल स्टेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्री फॉल स्टेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मस्कुलर फोर्स और आ गया। समझ में आया, फ्री फॉल स्टेट समझ में आ गया ना। देखिए अभी आपको पता चल गया कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों के बारे में पता चल गया कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये भी आपको मालूम है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। छोटे जी और बड़ी जी में क्या अंतर है। देखिए कैपिटल जी एंड स्मॉल जी की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, इसके नाम से बता दीजिए, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड, it is a constant, it is a therefore it not vary place to place। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस, फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, प्लेस कहीं पे भी चेंज नहीं होता, है ना। जब हम स्मॉल जी की बात करते हैं, तो स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरिएशंस होते हैं, मतलब स्मॉल जी में क्या होते हैं, वेरिएशन, बदलाव होता रहता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जो हमारा इक्वेटर होता है, जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की शेप कैसे होती है, जियोइड शेप होती है। कौन सी शेप होती है, जियोइड शेप होती है अर्थ की, है ना। जब अर्थ की शेप जियोइड होती है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई अर्थ जो है उसके डायमीटर में चेंजेस होते हैं, उसके डायमीटर में चेंज। हमने क्या पढ़ा है, डायमीटर हर एक ऑब्जेक्ट के सेम ही रहती, मतलब अगर विद इन द सर्कल या विद इन द स्फीयर डायमीटर सेम रहती है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं जियोइड शेप की, तो वहाँ पे डायमीटर और रेडियस चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखोगे जियोइड शेप है, तो इक्वेटर पे जो रेडियस है बड़ी है एज कंपेयर टू देयर पोल पे रेडियस छोटी है। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो है ना रेडियस बड़ी है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, और पोल पे रेडियस क्या है, छोटी है। तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन होगा, मान लो जो इक्वेटर है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो रेडियस पोल पे जो रेडियस है उससे हम क्या लेते हैं, g2 ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको क्या लेते हैं, g2। तो याद रखना, जब रेडियस बड़ी हो ना, जब रेडियस बड़ी होती है तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। यहाँ पे g1 यानी कि g1 आपका छोटा होगा
किससे? G2 से, क्योंकि G2 के केस में रेडियस छोटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। G1 के केस में रेडियस बड़ी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई पोल और इक्वेटर में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण किसका ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो आपका आंसर आएगा पोल पर। कहाँ पे? पोल पर, हिंदी में ध्रुव कहोगे। तो ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा होता है? पोल पे। क्यों? क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो जियोइड शेप है, पोल पे रेडियस कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। क्योंकि रेडियस कम है तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आ जाओ थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस क्या है इसमें? देखो, जो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि हमारे पास जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस आप क्या कहोगे कि भाई एसआई यूनिट जो होती है कैपिटल जी की, वो क्या होती है हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट क्या आती है? मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ही है ना। एंड फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि भाई जो कैपिटल जी है ये चेंज नहीं होता, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, इसलिए कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। और कैपिटल जी की जब हम बात करते हैं, स्मॉल जी की हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, बाकी का जो आगे का इसकी स्टडी है हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। टाटा बाय बाय, राम राम। ठीक है, ओके, चलिए।